नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस बहुत ही खास फेसबुक लाइव में। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और पिछले कुछ महीनों से, हफ्तों से और खासकर पिछले कुछ घंटों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अफगानिस्तान के ताजा हालात पर। तालिबान ने पूरी तरह से उस देश पर अब कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। अब क्या होगा? और ये जो बदलाव लगातार हो रहा है, हर मिनट नई खबर आ रही है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सब के क्या मायने हैं पूरी दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और क्या होता है ना, कई बार किसी इशू को हम समझ नहीं पाते, बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस अगर हो जाते हैं, तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे दो एक्सपर्ट्स को बुलाऊं जो बहुत सिंपल भाषा में हमको समझा पाए कि दरअसल अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, भविष्य क्या हो सकता है और इसके जैसा मैंने कहा हमारे लिए क्या मायने हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास मेहमान। शक्ति सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि अभी डायरेक्टर है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज, एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में। लेकिन ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और मैं आपको बताऊं, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो शक्ति सिन्हा उनके सचिव रहे हैं। और 2006 से लेकर 2009 के बीच ये यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के का हिस्सा भी रहे हैं। तो शक्ति सर उन लोगों में से हैं, उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, वहां खुद रहे हैं। तो वहां के लोगों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वहां की सोच क्या है और इस वक्त क्या हालात हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं स्मिता शर्मा, बहुत सालों से मेरी सहयोगी रही हैं, मेरी कॉलीग हैं। नेटवर्क 18 में हम दोनों साथ काम करते थे। 2 दशक का लगभग इनका एक्सपीरियंस है। विदेश मामलों पर ये रिपोर्टिंग करती आ रही हैं, एमईए पर रिपोर्ट करती हैं। तो और इस वक्त कंसल्टिंग एडिटर है इंडिया एड न्यूज में, और ये लगातार नजर बनाए हुए हैं अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैसा मैंने कहा, स्मिता और शक्ति सर, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझाना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो स्मिता, सबसे पहले तो एक बार लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अगर आप हमें बता दें कि इस वक्त व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन अफगानिस्तान। नमस्ते ऋचा एंड हेलो शक्ति सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे जोड़ने के लिए इस चर्चा में। देखिए, जो स्थिति है वो इस वक्त निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील और गंभीर बनी हुई है, और इसे हमें दो तरीके से देखना होगा। एक जो काबुल के अंदर की स्थिति है और एक जो काबुल के बाहर अफगानिस्तान के बाकी इस वक्त प्रांतों में स्थिति है, क्योंकि जहां तक काफी सारे ऐसे प्रांतीय राजधानी हैं, हेरात हो, जलालाबाद हो, कंदहार हो, ये जो तमाम प्रांतीय राजधानियां रही हैं, बड़े शहर रहे हैं जहां से कारोबार होकर गुजरता है, वहां तालिबान ने जो है पहले ही अपनी पकड़ बना ली थी। और उसके बाद रविवार देर शाम को हमने देखा कि जो तस्वीरें सामने उभर कर आई कि किस तरीके से तालिबान के ये जो फाइटर्स हैं वो जाकर जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पे प्रेसिडेंशियल पैलेस है काबुल में, उसके अंदर वो लोग जाकर शामिल हुए। उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण ले रखा। इस वक्त देखिए बहुत तरीके के रिपोर्ट्स आ रही हैं जमीन से ऋचा। जो काबुल के बाहर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तालिबान ने बकायदा लोगों को धमकाया भी है और कहा भी है कि आप अपने दुकानों वगैरह को खोलना शुरू करें, क्योंकि उनके लिए जरूरी है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक एक संदेशा देने की कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, हम नियंत्रण कर सकते हैं अफगानिस्तान में। और वो चाह रहे हैं कि उनको एक लेजिटिमेसी मिले, एक वैधता मिले अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जिसके लिए ये तमाम बातें की जा रही हैं। जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, कल रात तक कुछ फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। भारत में भी हमने देखा एयर इंडिया की एक एयरक्राफ्ट आई जिसमें लगभग 129 पैसेंजर्स थे, जिसमें कुछ अफगान नेशनल्स भी शामिल थे भारतीयों के साथ साथ। और वो उनमें से कुछ ऐसे अफगान नेशनल्स हैं जिनके लिए खतरा ज्यादा है, जिनको लगता है कि तालिबान उनको जो है आम चुनकर निशाना बना सकती है, क्योंकि या तो वो सांसद रहे हैं या तो फिर उन्होंने किसी विदेशी संगठन के साथ पिछले कई सालों से लगातार काम किया है, या वो तालिबान के क्रिटिक्स रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले देख रही थी रिपोर्ट्स की तालिबान कुछ घरों में जाकर बकायदा पूछ रहे हैं कि किन घरों में अफगान सुरक्षा कर्मी जो गनी सरकार के वक्त में अफगान फोर्सेस के हिस्सा हैं वो हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रहते हैं। तो एक सरियल इमेजेस भी आ रहे हैं जहां तालिबान टीवी के रिपोर्टर तालिबान जाकर खुद लोगों से बात कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोग खुश है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। और दूसरी ओर ये डर का और दहशत का भी माहौल है, जिसमें से सबसे जो त्रासदी है ऋचा, मैं बात को खत्म करूंगी,
अभी फिलहाल कुछ बिल्कुल दर्जनों सिर्फ ऐसे मुट्ठी भर लोग ही निकल पाए हैं जिनके पास थोड़ा सा नेटवर्क है, लिवरेज है, जो हमारे जैसे लोगों को या तो मैसेज कर रहे हैं, जो नौकरशाहों को मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि हमें अर्जेंट वीजा दे दो, हमें निकलने दे दो। लेकिन ऐसे हजारों लाखों जो अफगान हैं इस वक्त, जिनको ये नहीं पता कि आज रात अगर गुजर भी जाए कल की सुबह वो देख पाएंगे या नहीं, वो एक डर का माहौल निश्चित रूप से सतह के नीचे इस वक्त बेहद बना हुआ है रिचा। जी, और बहुत बहुत कुछ तो दर्दनाक विजुअल्स हैं लिटरली। जो काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें थी वो तो दिल दहलाने वाली हैं कि अगर हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस वक्त क्या वहां के लोगों पर बीत रही होगी। शक्ति सर, हाउ इज द वर्ल्ड लुकिंग एट दिस होल सिनेरियो? दुनिया, यूएन की अगर हम बात करें, कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन मिसहैंडल हुई है या हैंडल हुई ही नहीं है बिल्कुल? नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन अवश्य है, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। सबको था कि धीरे धीरे सरकार चलते रहेगी, तो उन्होंने मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था कि इस तरह से गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती ओवरनाइट। जो हुआ है एकदम ब्लडलेस हुआ है। फाइटिंग जो होनी थी हफ्ता भर पहले बंद हो चुकी है, तो ये कोई तैयार नहीं। अरे यूएन जो है ना, हम सोचते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस, मैं भी काम किया हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, बट इट्स रन बाय मेंबर कंट्रीज। सेक्रेटरी जनरल को जो बोलना बोल सकते हैं, पर सिक्योरिटी काउंसिल को मिलना है, वो निर्णय लेगी। अब सिक्योरिटी काउंसिल निर्णय कैसे लेगी जबकि चीन और रशिया वहां बैठे हुए परमानेंट मेंबर्स, और चीन और रशिया पाकिस्तान के हक में वोट करेंगे? तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन आए अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के हित के ना साथ रहे तो उसको अपोज किया जाएगा। मगर ऐसे सबने अनाउंस कर दिया कि अगर वायलेंट टेक ओवर होगा, मिलिट्री टेक ओवर होगा, तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बोल दिया उन्होंने, वायलेंट टेक ओवर नहीं हुआ। ये एक तरह से देखा जाए केओस है काबुल में, 10,000 लोग एयरपोर्ट पर हैं, रोड ब्लॉक है। एयरपोर्ट इसलिए बंद है कि लोग वहां बैठे हुए हैं, प्लेन पर चढ़ना चाह रहे हैं, और एटीसी बंद हो चुका है। तो केओस तो है ही है, बट फाइटिंग नहीं हो रही है कहीं भी। अफगानिस्तान में कहीं भी फाइटिंग नहीं हो रही है। इन अदर वर्ड्स वो दिखा दिए कि हम देखिए पीसफुल आ गए हैं। तो ये कंफ्यूजन ब्रिटेन ने कल कह दिया कि हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, बट ब्रिटिश एम्बेसडर वहां रह जाएगा क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बरकरार है। फ्रांस और यूएसए निकल रहा है, चीन कह रहा है नहीं हमारी एम्बेसी रहेगी, रूस कह रहा है हमारी एम्बेसी वहां रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे वर्ल्ड एक व्यू नहीं ले पा रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था इस तरीके से सरकार कोलैप्स कर सकती है, और इस तरीके से फाइटिंग फोर्स जो था वो एकदम पिघल जाएगा, मेल्ट अवे कर जाएगा। Some of us felt it, but most people did not agree. Did not anticipate this. तो स्मिता, जैसे सर ने कहा कि वर्ल्ड अभी एक व्यू नहीं ले पा रहा है, हमारा व्यू क्या है? हमारा एमईए क्या कह रहा है? What are the kind of discussions going on? क्या बैठकें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है कि अब क्या करना है भारत को? देखिए, बैठकें तो हो ही रही है, क्योंकि खुद सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा संसद में कुछ दिनों पहले दिया था, उसके तहत उन्होंने कहा था कि लगभग 1500 भारतीय कुल मिलाकर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत ने जो अपने आखिरी जो चार कॉन्सुलेट्स हैं, आखिरी कॉन्सुलेट्स भी उन्होंने बंद कर दिए, जलालाबाद और हेरत समेत। 2 को कोविड की वजह से जो है पिछले साल अप्रैल के पहले बंद कर दिया गया था। काबुल में एम्बेसी निश्चित रूप से तब तक ऑपरेशनल जरूर जारी रहेगी जब तक कि लोगों की इवैक्यूएशन का काम नहीं हो जाए। लेकिन इस वक्त भारत सरकार जिस तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं रिचा, क्योंकि खामोश है। अभी तक जो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, विदेश मंत्रालय से कुछ बयान आए हैं अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया है। खास करके वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना हुआ है, सिचुएशन बना हुआ है, इसे इस रूप से जरूर देखा जा रहा है कि भारत शायद कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जो अपने रणनीतिक हित हैं, जो अपने नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं या अपने कूटनीतिज्ञ फंसे हुए हैं, उनको पहले सुरक्षित जो है निकाल लिया जाए, उनकी सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि अफगानिस्तान में इसके पहले भी पिछले कई सालों में भारतीय जो कि वहां पे डेवलपमेंट वर्क के लिए गए हैं, टारगेट जरूर बने हैं, क्योंकि तालिबान को जो बैकिंग लगातार रावलपिंडी से मिलती है, पाकिस्तान की आईएसआई से मिलती है, जिन गुटों के साथ इनका पूरा का पूरा गठजोड़ है, तो उसीलिए भारत के लिए जो खतरा है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्या इस तरीके से ये पूरी चुप्पी काम आएगी? और अब जिस सुरक्षा परिषद की मीटिंग का जिक्र कर रहे थे शक्ति जी, जो अब कुछ घंटों में होने वाली है, देखिए इस वक्त भारत जो टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द टेम्पररी सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने जो है प्रेसिडेंसी है, और भारत की प्रेसिडेंसी में इस महीने दूसरे बैठक बुलाई गई है। लेकिन ये बैठक बुलाई है एस्टोनिया और नॉर्वे ने। नॉर्वे कई सालों से, कई दशकों से उनका अपना अनुभव रहा है रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर, श्रीलंकन क्राइसिस को लेकर। तो उसमें सवाल ये होता है कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किलात रहेगी, क्या सिक्योरिटी काउंसिल इस वक्त जो घटनाएं हुई हैं रविवार को उसकी निंदा करता है? क्या वो तालिबान को
रिकॉग्नाइज करता है। चीन के अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें इस वक्त, तो चीन के स्टेटमेंट से लगभग तय है, और सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि चीन का ये मतलब चीन ने लगातार जो है रेड कारपेट वेलकम दिया है तालिबानी नेताओं को। कुछ दिन पहले से ही वो बीजिंग घूम कर आए हैं, मिलकर आए हैं चीनी विदेश मंत्री से। तो क्या वो रिकॉग्नाइज करती है या नहीं सुरक्षा परिषद? अगर रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो वो आखिर आगे के लिए क्या शर्त लगाती है तालिबान पर, और किस इस वक्त कितनी हालत उनके पास मुमकिन है? क्योंकि अभी जो फ्लाइट्स वगैरह आप जा रही थी आज, अब वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं ऋचा। तो अभी जो इवैक्यूएशन की प्रोसेस है उसे फिलहाल इस वक्त एक तरीके से आप मान लीजिए कि अगले कुछ दिनों तक वो अभी सस्पेंड रहेगी, जब तक कि हालात थोड़े से और साफ नहीं होते हैं। तो ऐसे में कितनी हमारे पास एल्बो रूम है to try and take a hard bargaining position and negotiate with Taliban? That by itself is a question that we will only get to know as some time passes, Richa. बिल्कुल। शक्ति सर, आप एक समय पर पीएमओ का हिस्सा रहे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो साइलेंस अभी स्मिता कह रही हैं कि अभी कुछ आया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया, इतना समय क्यों लग रहा है पीएमओ को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए? क्या कोई चैलेंजेस हैं सामने, क्या है? पहले तो किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। कल दोपहर में मैसेज आई कि तालिबान जब घुस गए थे, तब सब जगह घुस गए थे, अर्ग में प्रेसिडेंट पैलेस में घुस गए थे, कि अली मोहम्मद जलाली पुराने जनरल थे, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, अब यूएसए में प्रोफेसर है कई सालों से, 20 साल से प्रोफेसर है अमेरिका में, वो बन रहे इंटीरिम प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए। फिर वो अनाउंसमेंट को तालिबान ने तुरंत खंडन किया कि नहीं, ऐसे कोई हम एग्रीमेंट नहीं है, हम ही आ रहे हैं, मेरा ब्रदर आ रहे हैं काबुल से, काबुल पहुंच रहे हैं। नहीं, वो काबुल तभी पहुंचेंगे जब काबुल एयरपोर्ट अफगान के हाथ में होगा, अमरीकी चले जाएंगे तब। फिर वहां नहीं पहुंच रहे हैं। फिर आ रहा है मैसेज कि हाँ, जलाली साहब दोबारा नाम आ गया है, मुन्ना ब्रदर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे अब्दुल्ला जी के साथ। अब किसी को जब पता ही नहीं क्या हो रहा है, और हाँ, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न जरूर है, वायलेंस कहीं नहीं हो रहा है, तो इस समय भारत को कुछ बोलना भी मेरे ख्याल से जनरल स्टेटमेंट ही बोल पाएंगे, कुछ बोलना वो नहीं है, क्योंकि भारत के लिए अजीब खतरा जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए नहीं है, हमारे पड़ोस है, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान राज में लॉन्च पैड फॉर टेररिस्ट बना सकता है, पहले बनाया है, दोबारा बना सकता है। हमें अलग कंसर्न से इस इलाका के बारे में, इस रीजन के बारे में, इसलिए हमको बड़े केयरफुली कुछ बोलना पड़ेगा। कल हम अगर किसी से डील करें तो वो मुझे ना कह पाए कि आप तो हमारे पहले ही खंडन कर चुके बिना हमको सुने हुए। तो इसे मेरे ख्याल से अभी इस मोमेंट में केयरफुल रहना ही, आपको जो कहना है कहिए, खंडन कीजिए, और मेरे ख्याल से सरकार इस समय ना ही बोले जब तक सिचुएशन थोड़ी क्लियर ना हो जाती, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे हम काबुल में क्या हो रहा है उस पर हम कुछ डिफरेंस मेक कर सकते हैं। इफ आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, इट इज बेटर एट दिस स्टेज कि शांति में रहो, पता लगे क्या हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक वो इतना उथल पुथल हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन बढ़ रहा है, किधर जा रहा है। क्या लोकल तालिबान की बात मानेगी कि नहीं मानेगी, ये भी नहीं पता है, क्योंकि तालिबान बोले कि हम काबुल से घुसे हैं शांति लाने के लिए, क्योंकि अराजकता फैल चुकी है, पुलिस भाग चुका है, बट अराजकता घटी नहीं, बढ़ी है उसके बाद घटी नहीं, तो क्या फील्ड फोर्सेस तालिबान के लीडरशिप की बात मानेंगे कि ये भी नहीं पता है। तो इसे ना ही कहे, मेरे ख्याल से तो भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बाद में मिलेगी इन डीलिंग विद द सिचुएशन। ठीक है, और मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अभी हम पूरा जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि स्मिता शर्मा को 5:30 बजे जाना है, उन्हें अपना एक शो करने, इसलिए मैं पहले अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर ज्यादा बात कर रही हूँ। शक्ति सर हमको बहुत अच्छे से समझाएंगे पूरी एनालिटिकली। स्मिता, इंडियन सिटीजन जो अभी आप बता रही थी, जो फंसे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन कितना बड़ा कंसर्न है, और अगर कुछ दिनों वहां का काबुल का एयरपोर्ट और जो तस्वीरें हमने काबुल से देखी हैं, तो एमईए के ऊपर ये भी तो एक बहुत बड़ा इस समय चैलेंज है कि अपने नागरिकों को तो कम से कम जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल, और इस वक्त जो है तस्वीरें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ भी चुकी हैं कि किस तरीके से खुद काबुल स्थित जो भारतीय दूतावास है उसमें कम से कम 200 लोगों के फंसे होने की खबरें हैं, तस्वीरें हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऋचा, तो मुझे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद एक C-17 ग्लोब मास्टर को तैयार किया जा रहा है या शायद भेजा जा रहा है इवैक्यूएशन के लिए। अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल फिर आखिर तालिबान से मिला है, क्योंकि एयरपोर्ट की जो स्थिति है उसमें अगर आप देखें इस वक्त गोलीबारी की हालत
पहुंच चुकी है। और कल इनफैक्ट जो अमेरिकन थे वो भी इवैक्यूएट करने के लिए, अमेरिकन को लेकर इस वक्त जितनी कम बातें कही जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, अमेरिकियों को जो है फायरिंग करनी पड़ी थी टारमैक पर, उनके विमान पर भी बहुत सारे लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे थे, रेस्क्यू होने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत की कोशिश है इस वक्त कि इन लोगों को निकाल जाए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग तुरंत इस वक्त वापस आ जाएंगे। ये जो हम लोगों की बात कर रहे हैं, रुद्रेंद्र टंडन जो भारत के राजदूत हैं वो अभी भी बने हुए हैं, और दूतावास को पूरी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत जो है खाली कर दिया जाएगा। कम से कम 1-2 दिन आप रुककर जो है उसके बाद कॉल लेंगे। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ये वो देश है जिन्होंने कहा है कि उनके दूतावास जो है काबुल में इस वक्त जारी रहेंगे, खुला रहेंगे। और इन देशों ने कहा भी है कि जो लोग वीजा चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है ज्यादा खतरे में हैं, क्रिटिक्स हों, डिसेंटर्स हों, उनके लिए जो है वीजा की प्रक्रिया को उन्होंने चालू कर दिया है। मैं आज सुबह ही जो पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी कॉलमनिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताकी, माजदाकी नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, यूएस में, उनसे बात कर रही थी। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो एक तरीके से आयरनी है कि आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान में वही आर्सनिस्ट भी हैं और वही उस आग को बुझाने की काम भी कर रहे हैं, आग लगा भी रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, मुझे लगता है, देखिए, भारत ने लगभग पिछले 2 दशकों में $2 अरब जो इन्वेस्ट किया है वहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। वहां पे नई संसद की बिल्डिंग बनाई है, जरांज दिलाराम हाईवे की बात करते हैं, सलमा डैम को बनाया गया था, उस पर भी हालांकि अब तालिबानियों का ही नियंत्रण हो चुका है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स तो अलग जगह है, लेकिन तालिबान के साथ इतने सालों में भारत ने कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप कभी नहीं बनाया। ये हाल फिलहाल की ही बात है, पिछले कुछ महीनों में जब भारत ने कम से कम एक पोजीशन को चेंज करते हुए अपने 2 रिटायर्ड अधिकारियों को, अमर सिन्हा और टीसी राघवन, जो राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उनको भेजा था मॉस्को फॉर्मेट में शामिल होने के लिए। और धीरे धीरे अब बातें आई कि बैक चैनल भारत जो है तालिबान के साथ कुछ बातचीत कर रहा है। लेकिन अगर C-17 ग्लोबमास्टर जा रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ सिग्नलिंग मिली होगी कि आप कम से कम अपने इस वक्त जो नागरिकों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे अगले जो 2 सवाल है वो आप दोनों से होंगे, क्योंकि मैं आप दोनों की राय जानना चाहती हूँ। तो पहले हम अमेरिका की भूमिका की बात करें। कितना बड़ा फेलियर या पूरा अगर हम कहें मेस क्रिएट करने के पीछे अमेरिका को आप जिम्मेदार मानते हैं सर? शक्ति सर। एक तरह से हाँ कह सकते हैं, एकदम मानते हैं। मगर जिस स्थिति में अमेरिका गई थी और जो कंफ्यूजन के साथ गई थी कि हमें क्या करना है अफगानिस्तान में, 2006 में ही मैंने घुसने के कई साल के अंदर ही वो प्लान करे थे एग्जिट रोड, वो नेशन बिल्डिंग करने के जो कर नहीं पाए, फौज बनाने के बना नहीं पाए, क्योंकि जैसे स्मिता ने कहा एक आर्सनिस्ट बगल में बैठा हुआ है जो अपने घर में तालिबान को रिसर्जेंस को प्रोवाइड किया, अलाउ किया और उनके थ्रू अमेरिका से पैसा लिया अमेरिका को दलदल में फंसाने के लिए अफगानिस्तान में। तो जब ऐसी फोर्स वहां रहेगी और अमेरिका रिलायंट रहा पाकिस्तान पर टू डिलीवर ऑन अल-कायदा, यानी कि वही आदमी जो आपके लिए ट्रबल कर रहा है उसी से आप सहायता मांग रहे हैं, ये तो फेलियर होना ही था। और अमेरिका ये बहुत पहले समझ गया था, इन द सेंस कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और 2012-13 से फाइटिंग कम कर दी, 14 से काफी कम कर दी। 2016 के बाद अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में ऑपरेट करना बंद कर चुके थे। नंबर धीरे धीरे गिराते गए, 13,000 था 2 साल पहले, लड़ना बंद कर दिए। इसका फिगर सबूत मैं बताता हूँ। आप 2016, 17, 18 की अमेरिकन डेथ फिगर्स देखिए यूएस आर्मी की, सालाना 12 अमेरिकन सोल्जर सालाना। इन अदर वर्ड्स फाइटिंग वाज बीइंग डन बाय द अफगान फोर्सेस, मगर उनको मिल रहा था अमेरिकन एयर सपोर्ट। जब वो एयर सपोर्ट बंद कर दिए तो अमेरिका में इतना कंफ्यूजन रहा है अफगानिस्तान मिशन के बारे में, इतना मिल रहा है। इट्स अ फेल्ड पॉलिसी वी कुड से सर, मतलब पॉलिसी एट दिस स्टेज यस। कल क्या अफगानिस्तान में होगा, अमेरिका 5 साल और भी रुक जाता, यही नतीजा उनको मिलने वाला था। 10 साल पहले भी निकलते, यही नतीजा मिलने वाला था। तो क्योंकि दलदल में फंसे हुए थे, दलदल से कोई निकल नहीं सकता। आर्मी विड्रॉ करती है या तो सरेंडर करके या राउट में। इस केस में राउट में कंप्लीटली खत्म हो गया। तो इसीलिए इट वाज डेफिनेटली अ फेलियर ऑफ अमेरिका, बट द लास्ट चैप्टर हैज नॉट बीन रिटन। यही मेरा कहना है। स्मिता, आपके भी सेम व्यूज हैं या आप कुछ और कहना चाहेंगे?
नहीं देखिए, इसमें जरूरी है हमें समझना कि आपको इसे दो तरीके से देखना होगा। एक, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो कमेंट्री जारी है इस वक्त जो बाइडेन को लेकर, उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के तहत जो लीडरशिप है उस पर लिए गए तमाम निर्णयों को लेकर, और दूसरा अमेरिका के घरेलू राजनीति को। देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट 2001 के पहले जो तमाम किरदार हैं वो तो बहुत गहरा इतिहास है, और उस पर आगे आप बात भी करेंगे शक्ति सिन्हा जी से, और वहां कई प्लेयर्स रहे हैं। द ग्रेट गेम इसीलिए कहा जाता है अफगानिस्तान को। ये वही अफगानिस्तान है जो 6000 सालों से ज्यादा की सिविलाइजेशन में कई बार इन्वेड हुआ है, कई बार कॉन्कर हुआ है। वो मंगोल्स हो, उज्बेक्स हो, अलग अलग तरह के लोगों ने इनको इन्वेड किया है। वहां इतनी एथनिक डिविजन्स हैं पूरी अफगानिस्तान में, जो भाषाओं की डिफरेंसेस हैं, जो एथनिसिटीज की डिफरेंस है। और इसीलिए आप जब इस्माइल खान, दोस्तम, इन लोगों की बात करते हैं, गुलबुद्दीन हेकमतयार की बात करते हैं, ये सारे वो वॉरलॉर्ड्स थे जिन्होंने कभी जो उस सरकार को चुनौती दी थी, नजमुल्लाह की सरकार को, या फिर जो कम्युनिस्ट रेजिम की तरफ से बैक्ड सरकारें थी उनको चुनौती दी थी। और जो आयरनी है कि उस वक्त तालिबान का जब जन्म हो रहा था, आप मिड 90s की मैं बात कर रही हूं, तब तालिबान अपने आप को रॉबिन हुड आर्मी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था कि इन वॉरलॉर्ड्स के जुल्मतों से जो है बचाने के लिए लोगों को और लड़कियों को हम यहाँ पर काम करेंगे। मुल्ला उमर के आप इनिशियल बयानों को देखें तो ये, और एक जो अहमद रशीद की 1990s में आई हुई किताब है द तालिबान, इट्स अ वेरी ग्रेट रीड फॉर एनीबॉडी हु एक्चुअली वांट्स टू रीविजिट राइट नाउ कि उस वक्त क्या हो रहा था टू गिव बर्थ टू द तालिबान इन द फर्स्ट प्लेस। बट हैविंग सेड दैट, देखिए आज की तारीख में हालांकि अभी बहुत क्रिटिसिज्म जरूर हो रही है हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में स्टूडियोज में बैठकर कि जो बाइडेन की नेतृत्व की फेलियर है। ये वो डिसीजंस हैं जो एक तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में लिए गए थे। ज़ाल्मे खालिलजाद जो विशेष राजदूत हैं अब तालिबान से निगोशिएट करने के लिए, उनको ट्रंप ने अपॉइंट किया था, और फिर वो जो बाइडेन के वक्त में भी जो है इस साल भी लगातार कंटिन्यू कर रहे थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी था, और उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। जिस तरीके से दोहा अकॉर्ड वाज अ वेरी वन साइडेड अकॉर्ड, उसमें बहुत ज्यादा जो है पॉइंट्स एडवांटेजेस तालिबान को मिली हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से इस वक्त जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है वो तुरंत कमजोर पड़ जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आई डू अग्री विद शक्ति सिन्हा जी कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स हैव लॉस्ट एन एपेटाइट फॉर वॉर, फॉर देयर सोल्जर्स बीइंग पोस्टेड एंड डिप्लॉयड इन फॉरेन सॉइल। ये आज नहीं तो कल, इसे हो सकता है जो बाइडेन 1 महीने या 2 महीने डिले करते, उससे ज्यादा डिले करना कोई भी राष्ट्रपति इस वक्त हो व्हाइट हाउस में उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय क्रिटिसिज्म असाइड, मुझे नहीं लगता है कि इससे उनकी घरेलू राजनीति पर तुरंत जो है उनके कम से कम कुछ स्टेक्स बदल जाएंगे। बट अभी अमेरिका तुरंत कोई कदम उठाते हैं आपको दिख रहा है अभी इसमें? देखिए, दोहा अकॉर्ड के तहत जो उनकी बातचीत हुई थी, अभी वो बातचीत तो अलग उनकी अभी भी चल ही रही है। वो अब कोशिशें हैं कि सिग्नलिंग करे, इस पर बहुत मजबूर अमेरिका नजर आ रही है। मतलब जो इमेजेस आए हैं उसको वियतनाम वॉर से लगातार जोड़कर देखा जा रहा है, और खास करके साइगॉन के कोलैप्स के साथ में आखिरी 1 हफ्ते में अमेरिकन ट्रूप्स पुल आउट के पहले ठीक जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स से वहां पर दूतावास के छतों से इवैक्यूएशंस हो रहे थे राजदूतों के, या लास्ट मिनट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स फाड़े जा रहे थे, आज वैसे ही इमेजेस काबुल से रही हैं। वो लिटरली जो है वो प्रे कर रहे हैं तालिबान से की, और कह रहे हैं कि हम 5000 सिक्योरिटी फोर्स एक्स्ट्रा इसलिए भेजेंगे ताकि हमारे आप राजनीतिकों को जो है उनको हम बाहर एस्कॉर्ट कर सके। लेकिन जो मेन मुझे लगता है, देखिए अशरफ गनी क्योंकि वो अफगानिस्तान से जा चुके हैं, और इस बात को लेकर डिबेट किया जा सकता है कि उनको वहां बने रहना चाहिए था या बतौर राष्ट्रपति वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अगर वो वहां बने रहते तो शायद जो है वो खून का खेल ज्यादा देखने को मिलता तालिबान की तरफ से। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करजई, साथ ही साथ जो गुलबुद्दीन हेकमतयार हैं, और अब्दुल्ला जो कि अशरफ गनी गवर्नमेंट में सीईओ थे और चीफ नेगोशिएटर थे, इन तीनों लोगों ने एक काउंसिल बनाई है इस वक्त, और इस काउंसिल के तहत जो इस वक्त निगोशिएशंस काबुल के अंदर या काबुल के बाहर जारी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि किन किन नेताओं को तालिबान एक तरीके से इस वक्त एमनेस्टी देता है, जिन्हें कहेगा कि ठीक है इन्हें हम सेफ पैसेज या तो दे देंगे अफगानिस्तान से, या हम इनकी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनके अधिकारों का क्या? पिछले 20 सालों में जो एक नई पीढ़ी आई है जिन्होंने कम से कम कुछ फ्रीडम्स को देखा, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे एक्टिविस्ट से, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, सारी women have gone under the radar, they are hunkering, they are actually lying low right now because they have targets to their back richa, और उनकी मैसेजेस आ रही हैं, मुझे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम अपनी फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, हमें नहीं पता कि हम
हमारे परिवार वाले जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बार छोड़कर मजबूर हुए हैं कहीं भागने को, फरार होने को। काफी सारे ऐसी शहरें हैं जो घोस्ट टाउन हो गई हैं। इस वक्त तुरंत गोलीबारी ना हो रही हो, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ही हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कितने कत्लेआम हुए हैं वहां पर। जो आपके पब्लिक फिगर्स थे, कॉमेडियंस थे, इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को जिस तरीके से स्पिनबोल्डर कांदाहार में ना केवल मारा गया, उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया तालिबान की तरफ से। तो तालिबान ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इट इज अ चेंज्ड तालिबान, इट इज अ मॉडरेट तालिबान, और महिलाएं अब पढ़ सकेंगी, लड़कियां पढ़ सकेंगी, काम कर सकेंगी, कैन नॉट टेक इट एट फेस वैल्यू एट ऑल रिचा। और अपनी जिंदगी को एक सूटकेस में समेट कर रातों रात कहीं बाहर भागने के लिए मजबूर होना, ये बिना जाने कि आप कभी वापस लौट पाएंगे या नहीं, या अपने दूसरे घर वालों को बाहर निकाल पाएंगे नहीं, आई थिंक इट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स एनीवेयर ऑन अर्थ। जी स्मिता, आपके जाने का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछ के, क्योंकि यही सवाल मुझे शक्ति सर से भी पूछना है। आप लोग इसको भारत और खासकर पाकिस्तान की नजर से अगर मैं कहूं, आने वाले वक्त कैसा देख रहे हैं आप लोग? व्हाट डज इट मीन फॉर अस? देखिए, मुझे लगता है एट द मोमेंट पाकिस्तान अंदर ही अंदर भले ही स्मर्क करे, दिस इज अ मोमेंट इन सिंबोलिज्म व्हिच शुड नॉट बी लॉस्ट। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि एक ऐसी तारीख की हम बात कर रहे हैं, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, जब तालिबान ने जाकर जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस का नियंत्रण ले लिया, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये बहुत ही कट्टर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। और इसका कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, अगले 1-1.5 साल के अंदर उनको एक कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। बिकॉज व्हेन यू, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, व्हेन यू फीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे आर बाउंड टू बाइट यू बैक। तो और इंडिया के लिए ये खतरे की बात निश्चित रूप से है, बिकॉज ये दोहा अकॉर्ड की जो मैं बात कर रही थी, दोहा में जो नेगोशिएशंस हुए थे ज़ाल्मे खलीलजाद की लीडरशिप के तहत में, इसमें तालिबान के प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की गई थी, तालिबान के लीडर्स को जो है छूट देने की बात की गई थी, लेकिन ये कहीं पे भी अभी तक तालिबान ने अपने हिस्से की बातों को नहीं रखा, जिसमें कि ना जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सारे जो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं, इनके साथ इनकी गठजोड़ ना केवल बनी हुई है बल्कि मजबूत हो रही है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारी जो फ्रंटियर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उस पर भी इसकी दस्तक और ज्यादा मजबूत रूप से सुनाई देगी। और ये हमारे लिए कंसर्न का वो रहेगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से भारत को इसकी। स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे पता है कि इस समय चूंकि हर पल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके लिए, यू नो इट्स अ बिजी टाइम फॉर यू, बट मैं चाहूंगी फिर कुछ दिन बाद आप शायद हमें वापस ज्वाइन करें। निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच रिचा एंड शक्ति जी। थैंक्स सर। मेरे अब आपके लिए और बहुत सारे सवाल हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ सवाल मैं देख रहा था। हाँ। जी, ये तो आ ही रहे हैं। अब देखिए, स्मिता ने कई बार दोहा अकॉर्ड का जिक्र किया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता है, एक बार आप हमें थोड़ा बताएं दोहा अकॉर्ड क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस मेन हैं, और वो इस वक्त क्या कैसे रेलेवेंट हैं? दोहा अकॉर्ड थे यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अकॉर्ड है। 2-3 साल से पहले उनकी छुप के बात हुई, फिर ओपनली पब्लिकली बात होने शुरू हुई, काफी समय लगा। बेसिकली ये अकॉर्ड को लोग गलतफहमी है, पीस अकॉर्ड नहीं है, वो कहता नहीं है, बोलता है ये अग्रीमेंट है जिसके तहत अगर हम काम करेंगे तो पीस अकॉर्ड तक पहुंचेंगे। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, पर सब लोग कहते हैं वो पीस अकॉर्ड नहीं, पीस अकॉर्ड नहीं था। उसमें था यूएस और अफगानिस्तान की जो अभी सरकार थी, अफगानिस्तान की सरकार तो पिक्चर ही में नहीं थी, तालिबान और यूएसए के बीच में है। और यूएसए तालिबान को कहता है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, मगर जिसको मान्यता नहीं देते हैं, मगर आप अग्रीमेंट तो उन्हीं के साथ कर रहे हैं। उसमें अफगानिस्तान सरकार को कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान सरकार तालिबान प्रिजनर्स को छोड़ेगी, जो स्मिता भी बोल रही थी, वो आवश्यक था। फिर यूएस अपना ट्रूप्स विड्रॉ करेगा, उसके बाद इंटर अफगान डायलॉग शुरू होगा। जब उसका जब पहुंचेंगे फाइनल अग्रीमेंट पर, तब सीज फायर होगा। यानी कि दोहा अकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा था कि हिंसा घटेगी, लड़ाई बंद होगी, पर क्योंकि हमारे दिमाग में अकॉर्ड है, अकॉर्ड का मतलब पीस है, पीस का मतलब सीज फायर है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इट नेवर प्रिटेंडेड टू बी व्हाट इट इज नॉट। पर हम सबके दिमाग में हाँ जरूर ये हुआ कि तालिबान ने एक्सपेक्टेशन था कि तालिबान थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं हुआ। उसने अमेरिकन और फॉरेन ट्रूप्स पर अटैक करना एकदम बंद कर दिया दोहा के बाद से, एक भी अटैक नहीं हुआ उसके बाद से। परंतु अफगान ट्रूप्स पर, अफगान पुलिस पर और अफगान टारगेट्स पर अटैक करते गए। और एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग वो करते रहे, जो लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने अफगान एयरफोर्स पायलट्स को घर में टारगेट किया, फ्री टाइम में टारगेट किया, क्योंकि उनका डर था कि हम
तो दिक्कत होगी अफगान एयरफोर्स, क्योंकि यूएस एयरफोर्स के चलते अफगान ट्रूप्स लड़ पाए इतने साल तक। अफगान के पास केवल 150 पायलट्स हैं, 10-15 को ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली वो मार चुके हैं। तो देखो बाकी पायलट्स भी डर जाएंगे और इसलिए अफगान फोर्सेस लड़ नहीं पाएगी। तो तालिबान हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी आल्सो। तो जैसे दोहा को लेकर उनका बड़ा क्लियर था कि इसके बाद हमें पूरा फोकस डालना है, अफगान आर्मी को डिमोरलाइज करना है, हराना है और सोसाइटी को समझाना है कि अब आपको बचाने वाला कोई नहीं, अब हम ही से आप सुलझ कर लो, मान लो कि हम ही आपके रूलर हो रहे हैं। So they use दोहा as a psychological weapon और वो सक्सीड कर गए हैं, सफलता पाए हैं। हमें पसंद आए दूसरी बात है। पर वो उन्होंने, और सर जैसा आप ये कह रहे हैं कि खून खराबा नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है या हमें पता नहीं चलने दिया जा रहा है, ये भी तो नहीं हो नहीं रहा। हम कई लोग से बात हुई, नहीं हो रहा खून खराबा, केओस जरूर है। तो सब लोग वहां भागना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर मसूद स्क्वायर है, चौराहे मसूद, वहां से लेके ट्रैफिक जैम आज सुबह हो चुकी थी, कंप्लीट ट्रैफिक जैम, कोई हिल नहीं पा रहा है, गाड़ी लोग नहीं हिल पा रहे। जी वो तस्वीरें देखी हमने। हाँ, हाँ। सब दुकान बंद करके भागे हुए, गवर्नमेंट ऑफ स्टाफ कोई ऑफिस नहीं जा रहा है। तो इसीलिए वैसा हो रहा है। इसलिए अभी चोरी चमारी का मेरे ख्याल से बहुत कोई चीज चोरी वोरी हो नहीं रही है। वैसे मेरे ख्याल से कुछ माइनर होती होगी, बट कैसे चोरी की या ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मेरे ख्याल से हम नहीं देखे हैं। ठीक है सर, ये 20 साल का सफर, लड़ाई देखा जाए 20 साल की लड़ाई है। थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में लोगों को एक बैकग्राउंड बता दें कि ये क्यों ये इतना सब हो रहा है, क्यों अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा पहली बार। चलिए, तो 30 साल की बात जल्दी से बता दें, मुझे बहुत जल्दी से, 20 साल में नहीं होगा। ये जब सोवियत यूनियन चला गया और 2 साल बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नजीरुल्लाह की गिर गई, तो मुजाहिदीन फोर्सेस जो पाकिस्तान में थे वो अफगानिस्तान पहुंचे, मगर राज करने के लिए बजाय वो आपस में लड़ाई शुरू कर दिए। तो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और बहुत घमासान हुआ। काबुल शहर को तो उन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया। उसी में पाकिस्तान का जो फेवरेट प्लेयर था हेकमत यार, जो पाकिस्तान चाहता था लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बन भी गया बिना पावर के, वो जब डिलीवर नहीं कर पाया पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान एक नए ग्रुप बनाए तालिबान को, और वो बढ़ी जैसे स्मिता ने कहा, दिखाने के लिए कि हम शांति ला रहे हैं, अत्याचार हम रोकने वाले हैं। और क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट था, पैसा का पूरा इस्तेमाल किया, तब भी वो आधा से ज्यादा अफगानिस्तान जीते पैसे की बदौलत, अग्रीमेंट से लड़के नहीं जीते। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, जैसे इस्माइल खान को किया, अगेन थ्रू ब्राइबरी, नॉट थ्रू फाइटिंग। तो उन्होंने वो सब यूज करके किया। परंतु अलकायदा भी तब तक अफगानिस्तान में आ गया था, और जब अलकायदा ने 2001 में 9/11 पर अमेरिका पर हमला किया, तो अमेरिका ने कहा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट को, इफेक्टिवली गवर्नमेंट से हमने भी कोई स्वीकार नहीं भी करता, तालिबान को कहा आप अलकायदा को सरेंडर कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम पश्तून हैं, हमने जिसको शरण दी है उसको बचाना हमारा काम है, ट्रायल हम करेंगे, आप सबूत दीजिए, हम इनको सरेंडर नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान को अमेरिका ने दबाव डाला कि अब हम इन पर हमला करेंगे। हमला शुरू किया। इन द मीन टाइम पुरानी से जिहादी फोर्सेस नॉर्दर्न अलायंस मिलके अफगानिस्तान को ले ली बहुत जल्दी से। जैसे अभी कोलैप्स किया अफगान गवर्नमेंट, उसी समय तालिबान कोलैप्स इक्वली फास्ट। हम भूल जाते हैं, एकदम डिसअपियर के तालिबान ओवरनाइट, और नॉर्दर्न अलायंस वॉकड इनटू ऑल ओवर अफगानिस्तान। फिर यूएसए मगर ध्यान कभी नहीं दिया अफगानिस्तान में प्रॉपर्ली, और उनका दिमाग डाइवर्ट इराक से हो गया। बाद में उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, बट वन इट वाज अ डिसजॉइंटेड अफेयर। अभी उनका एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया, हजारों पेज का। उन्होंने सैकड़ों अमेरिकन ऑफिसर्स, सिविलियन से बात की है। सबका कहना हमें पता नहीं अफगानिस्तान में हम कर क्या रहे थे। तो आपको कोई क्लियर मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, यू विल गेट फेलियर। और इन द मीन टाइम पाकिस्तान पहले तो दब गया अमेरिका से, फिर धीरे धीरे तालिबान को दोबारा स्टार्ट किया। उनका इरादा था वापस अफगानिस्तान को अपने लेने का, और उसी से वॉर बढ़ते गई। अमेरिका इन द मीन टाइम थक गया, बोर हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज एंड इवन नाउ वी डू नॉट वांट सोल्जर्स डाइंग, इवन दो द डेथ रेट फेल डाउन वेरी हेवीली, राइटली सो। परंतु जनता थक चुकी थी, वो निकलना चाहते थे। और जब एक बार मैंने निर्णय कर लिया निकलने का, तो दूसरा साइड खाली वेट करेगा ना, इनको तंग करते रहो, निकल ही जाएंगे। तो ओबामा ने सर्च किया, बोला हम आपको 1 लाख और सोल्जर दे रहे हैं, मगर 1.5 साल में हम निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1.5 साल इंतजार कर लेंगे इनके लिए जाने के लिए वापस। तो अमेरिका काफी गलतियां किया है, बहुत, और इसीलिए ये नतीजा है। बट अनफॉर्चुनेटली नुकसान किसको हो रहा है? अफगान लोगों को हो रहा है, ना केवल महिला को बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों को, पर सब अफगानों को दिक्कत हो रहा है। नहीं तो ये 10,000 की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर, सड़क पर, पार्क में नहीं आते। इसका मतलब है
इतना अनसर्टन भयानक फ्यूचर उनको दिख रहा है अपना, ये भागना चाह रहे हैं, भय से भागना चाह रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। जी शक्ति सर, मैं कभी एक चीज नहीं समझ पाती, जब सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, पाकिस्तान ऊपर से कहता है कि हम भी तालिबान से परेशान है, बट जिस तरह से तालिबान को लगातार सपोर्ट करता रहा है, एक यूनिट तालिबान के एक पाकिस्तानी वर्जन भी है उनका, क्यों यूएन हुआ या पूरी दुनिया ये इतना हेल्पलेस क्यों है इस इशू से डील करने में? क्यों पाकिस्तान, व्हाई कांट वी कॉल दिस यूएन तो स्पेड खैर अ कुछ नहीं स्पेड? कर पाएगी, अमेरिका हैज टू कॉल द स्पेड अ स्पेड, बट अमेरिका देखा हमारे 1.5 लाख सोल्जर अफगानिस्तान में सेफ नहीं रहेंगे जब तक को पाकिस्तान का समर्थन ना मिले। और पाकिस्तान अपना कार्ड स्मार्टली खेलता है, कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में गड़बड़ हो जाएगा, तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर बम को टेररिस्ट ले जाएगा। यानी कि एज एक बड़ा अच्छा पाकिस्तानी स्कॉलर था, डेथ हो गई उनकी, स्टीफन कोहेन, प्रो पाकिस्तान था, ऐसा भी नहीं था, बट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेगोशिएट करता है बंदूक को अपने सर पर रखते हुए कि हम गोली चला देंगे, गोली चलाएंगे तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट से फैलेगा, आप पर भी गिरेगा, तब बच के रहो। तो इन अदर वर्ड्स ब्रेकमैनशिप वो करते हैं एंड अमेरिका बच नहीं पा रहा है उससे। परंतु एक चीज जो नोट कीजिएगा, पिछले 6 महीने में जो बाइडन ने बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट से बात की है, कई बार एक से ज्यादा बात की है, एक बार भी उन्होंने इमरान खान से बात नहीं की है। इन अदर वर्ड्स वो समझने के हम निकलना तो है, बदनामी होगी, हमें बेइज्जती भी होगी अमेरिका की। बात सही है, पब्लिक क्या बोल रही है, साइगोन की बात करें, बेइज्जती तो हो रही है, परंतु मेरे ख्याल से उनको समझ है कि रियल विलन अफगानिस्तान में पाकिस्तानी है, मगर ऐसा घुला मिला सिचुएशन है कि वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आज की तारीख में सर, इस वक्त बिल्कुल एज वी टॉक, तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनके क्या क्या इक्वेशन चल रही है? एक दिखाने वाली और एक पीछे छुपी हुई भी कुछ है क्या? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि हाँ, तालिबान अभी वहां अगर है, मजबूत स्थिति में है, तो पाकिस्तान के बदौलत, तो हमको नहीं भूलना चाहिए, कैंप्स, मनी, ट्रेनिंग और डिनाइबिलिटी कि आप यहाँ जो करना है कीजिए, फिर आप वहां जाकर ट्राई कीजिए, हमें पता ही नहीं है। हम तो कहेंगे कि बॉर्डर रीजन बड़ा अनगार्डेड है, बॉर्डर रीजन अनगवर्नेबल है, वहां के लोग हैं, जबकि बात गलत है, सब पाकिस्तान में बैठते हैं। परंतु अब दो बात देखिए, एक, तालिबान यूनिट्स में पाकिस्तान अपने फौजी को हरदम रखता है। पाकिस्तान में पश्तून की आबादी काफी है, फौज में बहुत पश्तून है, उनको जरूर तालिबान यूनिट्स पे रखता है, तालिबान को कभी अकेले नहीं रहने देते। एक, दूसरा, तालिबान नेताओं या उनकी फैमिली एक न एक पाकिस्तान के हिरासत में हरदम रहता है, गिरफ्त रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि तालिबान वाले शायद आजादी चाह लें, हमसे दूर हो जाए तब। तो इट्स अ बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है। मुल्ला बरादर 2008 में करजई साहब के साथ 9-10 में बात करना शुरू कर दिया मुल्ला अमर से पूछ के। जैसे पाकिस्तान को पता चला, उन्होंने अमेरिकन को बोले देखो टेररिस्ट हमको मिल गया है, मुल्ला बरादर को अरेस्ट किए, खूब पिटाई किए, टॉर्चर किए, ड्रग्स पंपिंग किए उनकी बॉडी में, और 8-9 साल अपने जेल में रखे। जब दोबारा अमेरिका तालिबान की बात शुरू हुई, तब हुआ तालिबान को कि हमें बरादर चाहिए, तब जाके उन्होंने छोड़ा मुल्ला बरादर को। तो इसलिए रिलेशनशिप जो है ना, बड़ा ऑड काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, इन द सेंस दैट पाकिस्तान कैन नॉट फुली कंट्रोल द तालिबान, बट द तालिबान्स डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान इज वेरी ग्रेट ऑल्सो। तो इसलिए, और कितने लोग हैं, हाँ जी, एक सवाल से रिलेटेड ही आया, विक्रम काजल, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, व्हाई डू दे फेवर तालिबान? यहाँ मैं थोड़ा आइडिया करना चाहूंगी इन टर्म्स ऑफ इंडिया, हमारे लिए कितना डर हो सकता है? हाँ चलिए, इनफैक्ट इंडिया इज, पाकिस्तान हरदम चाहता है तालिबान अफगानिस्तान पर नियंत्रण। ये स्टार्ट किया था उन्होंने 73-74 में, नई बात नहीं है, 73-74 में उन्होंने जिहादियों को भेजा था दंगा फसाद करने के लिए, लड़ाई स्टार्ट करने के लिए, तब की बात, भुट्टो साहब ने भेजा, जरफल भुट्टो ने भेजा था। वो चाहते हैं कि अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे, और अफगानिस्तान का लोकेशन है ना, पहले सोवियत यूनियन बगल में था, ऊपर था, तो अमेरिका के लिए वो एरिया स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए वहां इंस्टेबिलिटी, हमें सहायता दीजिए। तो इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हेल्प पाकिस्तान अ लॉट। जब कोल्ड वॉर था, जब शीतवार, बहुत मदद किया। उसमें चीन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, चीन पाकिस्तान का दोस्त था, चीन को अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एकदम नहीं। अच्छा, उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बाय देन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिफरेंटली प्लेस्ड।
तब पाकिस्तान बोला कि हमें वहाँ इंस्टेबिलिटी और चाहिए, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट हम फिर क्रिएट कर पाएंगे अपॉर्चुनिटीज, वहाँ हम अपने बेसिस डाल पाएंगे और कहेंगे हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं है एटसेट्रा। वो उन्होंने स्टार्ट किया। और एक और उनका मकसद रहा पाकिस्तानी आर्मी का। उनके दो नेबर्स हैं, पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान। भारत समृद्धि की ओर, गरीबी, बहुत गरीब था भारत, पर जो गरीबी थी 60 और 70 के दशक में 80-90 के बाद से बदलाव आ गया। भारत की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो गई, आर्मी स्ट्रांग है, आईटी, वर्ल्ड इमेज बहुत अच्छा हो गया भारत का। अफगानिस्तान में अगर स्टेबल डेमोक्रेसी हो जाए, मुस्लिम कंट्री, स्टेबल प्लूरल कंट्री, कई भाषाएं हैं, कई एथनिसिटीज हैं, स्टेबल रहे, तो पाकिस्तान के आर्मी के पास उस सोसाइटी को बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि हम पाकिस्तानी बजट का 30% क्यों खा लेते हैं। तो उनके इंटरेस्ट में है इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, कि ना रोल मॉडल बने पाकिस्तान के लिए कोई और हमें मौका मिले कि हम बोलेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान मिला हुआ है तो हमको, आई एम प्रीएम्प्टिंग ऑल द नेशनल रिसोर्सेज। तो उनका जो नियंत्रण है पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर, उसके लिए अनस्टेबल अफगानिस्तान एंड एनमिटी विथ इंडिया दोनों बहुत आवश्यक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान एनिमिटी विद इंडिया, अफगानिस्तान एनिमिटी विद इंडिया नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि एनिमिटी विथ इंडिया। जो भारतीय प्रधानमंत्री कोशिश करेगा दोस्ती करने के लिए, वो सबोटाज करेंगे, तुरंत सबोटाज करेंगे, बिकॉज द मोमेंट इंडियन पाकिस्तान आर फ्रेंड्स, फौज की जरूरत ही नहीं है, प्रिडोमिनेंट फौज की, नॉर्मल फौज की जरूरत है, प्रिडोमिनेंट फौज की नहीं। और साथ साथ अफगानिस्तान में भी टेंशन रहे तो हमें वेस्ट भी सहायता देगा, और भारत के साथ तो हम बता ही पाएंगे। तो इसलिए बड़ा डीवियस गेम है पाकिस्तान का। विक्टिम कार्ड खेलता रहता है पाकिस्तान, एकदम विक्टिम कार्ड खेलते रहता है, और प्लस पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा उसको पूरा फायदा उठाती है कि हम ही तो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। चीन पाकिस्तान का बहुत खास है, अब खास हो गया है। अब नए जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया यूएसए और चाइना के बीच, तो देयरफॉर चाइना विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के मसले को देखेगा पाकिस्तानी आंखों से, अपनी आंखों से नहीं। पाकिस्तान का तालिबान अच्छा है तो चीन उनको 4 साल पहले बुलाया, कॉन्फ्रेंसेस की, काफी रिकॉग्निशन इनडायरेक्टली दे दिया। और 10 दिन पहले तियानजिन में जिस तरह से मुल्ला बरादर को ट्रीट किया गया, हेड ऑफ स्टेट जैसा ट्रीट किया गया। तो इसलिए चीन का लोग कहते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में, वो होगा जरूर, बट उनके लिए ज्यादा है पाकिस्तान को हमें सपोर्ट करना है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए अगर ये है तो हम करेंगे। तो इसलिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन भारत के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, और हमारे पास कार्ड्स हैं, नॉट इनफ कार्ड्स। और ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना भी काफी इन्वेस्टमेंट कर सकता है अफगानिस्तान में, अलग अलग वो चाइना ललचा के रखता है। ईरान को कहा हम 400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, इनको भी कहा हम कर देंगे। इन्वेस्ट करता कितना है? पिछले साल किया $2 मिलियन अफगानिस्तान में, 2 या 4 मिलियन डॉलर। तो बताता है कि हम डालेंगे $50 बिलियन। आइनक का कॉपर माइन उनके पास है, वो डेवलप नहीं किए हैं, क्योंकि पहले तो कॉपर प्राइस गिर गया था तो उन्होंने किया नहीं, अब बढ़ भी गया, वो इंटरेस्ट नहीं है उनको। नॉर्थ में शेबरगान के पास उनके पास ऑयल फील्ड्स है, उसको भी वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी करेंगे कभी, बट इन्वेस्टमेंट लाने वाले, निवेश लाने वाले वो जल्दी में नहीं है, जब तक सिचुएशन ऐसी ना हो कि वो कंफर्टेबली वहां काम कर पाए। सर, एक सवाल आया अभिलाष बादली का, इफ यूएनएससी इन टुमारोज मीटिंग डिसाइड्स to drop peace troops in Afghanistan so that in case China can use veto. Yes, China will definitely use the veto. ड्रॉप का मतलब भेजने का, चाइना कभी नहीं अलाउ करेगा कोई फॉरेन ट्रूप्स को अब घुसने के लिए अफगानिस्तान में, और ये रास्ता से तो कभी नहीं अलाउ करेगा जब तक चाइना खुद कंट्रोल में नहीं रहेगा, नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं सूट करता है। तो अभिलाष जी, सॉरी टू से, दुनिया चाहती है यूं जाके कुछ करे, को बचाए इस ट्रेजेडी से, बट मेरे ख्याल से वो संभव तो नहीं लग रहा है, चाइना नहीं करने देगा। ठीक है सर, आप क्योंकि वहाँ 3 साल रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सवाल जो एक अभी भी कंसर्न बनी हुई है, कल मैं देख रही थी कुछ बयान की तालिबान ने कहा भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहेंगे, बट हाउ डू यू सी ये, अगर ये अब ये पूरा एस्टैब्लिश हो जाता है और इनको पहचान मिल जाती है, सब हो गया, तालिबान की सरकार, सब हो गया, राज हमारे लिए क्या है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलकर हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है, या हम अफगानिस्तान के साथ इंडिपेंडेंटली हमारा रिश्ता अलग अच्छा रह सकता है? कोशिश तो भारत की हरदम कोशिश रहेगी इंडिपेंडेंटली करे। तालिबान की एक दो बात है, जब वो पावर में थे हम उनके अगेंस्ट थे, नॉर्दर्न अलायंस के साथ थे, उनको मदद भी करे थे, मिलिटरली हमने मदद भी किया है, और उनके नेता मसूद मरे हैं, भारतीय आर्मी
मिलिट्री हॉस्पिटल में ताजिकिस्तान में। उसके बावजूद अब हमने देखा कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में उनके स्पोक्समैन ने कहा था, हम चाहेंगे कि भारत अफगानिस्तान का डेवलपमेंट पार्टनर रहे। हाँ, वो इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा ना जुड़े, बट वी वांट भारत यहाँ कंटिन्यू रहे। बाद में जब 5 अगस्त की हुई बदलाव आया था कश्मीर में, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने कहा था, विद दिस जेपरडाइजेस पीस इन अफगानिस्तान, यानी हम जो बात कर रहे हैं तालिबान और अमेरिका से, वो खराब हो जाएगा। तालिबान स्पोक्सपर्सन इमीडिएटली, तुरंत उन्होंने उसका खंडन किया, बोला दोज हु आर लिंकिंग कश्मीर टू अफगानिस्तान आर नॉट लवर्स ऑफ पीस। दिस वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। मगर तालिबान को एक ग्रुप नहीं है, अभी भी भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जरूर ये कहा है कि आप मिलिटरीली मत इन्वॉल्व होइए सरकार के साथ, बस इतना कहा है। डोंट डू एनीथिंग टू सपोर्ट द मिलिटरी, क्योंकि वो एक यूनिट है नहीं, उनके प्रो पाकिस्तानी यूनिट बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंडिपेंडेंट अफगान नेशनलिस्ट उसमें है, कोई टेररिस्ट है कोई नहीं है। तो इसलिए इट इज अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर। इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस। तालिबान अगर पार में आती है, हमारे डेफिनेटली इजी नहीं होगा, बट ये नहीं सोचिए कि एकदम अंधेरा कमरा है। मेरे ख्याल से होप है अभी सुबह और हाँ, वो बहुत हाँ, बहुत निर्भर करेगा कि हमारा रिएक्शन। इसीलिए जो मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी शांति क्यों है, हमारे इनसे कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। सो प्रॉब्ली हमारा नहीं आ रहा है कि हमको कुछ नहीं अभी बोलना चाहिए, वी कैन जेपरडाइज आवर पोजीशन टुमारो, है ना। तो उनके जो एंटी इंडिया फैक्टर्स जो हैं, प्रो पाकिस्तान है, वो कहेंगे देखो भारत ऐसा कर रहा है, अब तो इनके साथ हम तंग करेंगे इनको। हमारे लोग वहाँ हैं, हमारे एम्बेसडर अभी भी वहाँ हैं, ठीक है। अभी प्लेन आप तैयार कीजिए, एयरपोर्ट जब बंद है तो प्लेन जाएगा कहाँ, निकलेगा कैसे। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ प्रेसिपिटेटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। इंसर्जेंट्स होते हैं जो सरकार से लड़ते, नहीं 1500 नहीं, घट चुके हैं, बहुत तो निकल चुके हैं, 1500 नहीं, अब 200-300 होंगे। इंसर्जेंट्स होते हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। टेररिस्ट वो होते हैं जो बम छोड़ के, हाँ, तो टेररिस्ट वो होते हैं जो बम से लोग को मारते हैं, पब्लिक को मारते हैं। और इंसर्जेंट्स कैप्चर करता है एरिया, और टेररिस्ट धमाका करके भाग जाता है वहां से, खुद मर जाता है। टेररिस्ट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, गवर्न नहीं करना चाहता, केवल अराजकता फैलाना चाहता है टेररिस्ट। जबकि इंसर्जेंट्स सिस्टम को बदलना चाहता है, बोलते प्रणाली खराब है, इस प्रणाली को बदल के हम नए लाएंगे। अब अमीरात की बात है, अमीरात इंसर्जेंसी है, यहाँ इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है? यहाँ इंसर्जेंट्स हैं जो टेरर का इस्तेमाल किए हैं। एक सर बड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं सर आपके लिए, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत, मैं आपसे सुबह भी कह रही थी कि लोगों को शायद मुद्दा बहुत, लेकिन आपने इतने अच्छे से समझाया है। अब सर बात करते हैं आम अफगान लोगों की। आप वहाँ 3 साल रहे, आपका बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा होगा, तो पहले समझना चाहेंगे आपका वहाँ काम क्या था यूएन असिस्टेंस मिशन में, एंड क्या महसूस किया आपने वहाँ रहते हुए, सत्ता को लेकर कैसे हैं लोग वहाँ? उसके पहले अनिल चौहान जी, अगर जनता तालिबान से खुश होती तो एयरपोर्ट पर जाती नहीं भागती ना, डर के मारे एयरपोर्ट पर नहीं भागती। अनिल चौहान जी, देखिए मैं काम करता था यूनाइटेड नेशंस के लिए 3 साल के लिए। में हम लोग का काम था असिस्टेंस मिशन का, मैं इंचार्ज था डेवलपमेंट और गवर्नेंस सेक्शन का। तो अफगानिस्तान सरकार तब तक अपने नए डेवलपमेंट प्लान बना रही थी, जिसका नाम था अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो उसके मेरा काम था कि अलग देशों हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अलग अलग देशों हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना अफगान गवर्नमेंट से बात करने के लिए। तो अफगान गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं थी कि वो 50 डोनर के साथ रोज बात करे। तो हमारा काम तो फैसिलिटेट करना। यूएन के पास पैसा होता नहीं है, बट हमारे पास कन्वीनिंग पावर होता है, तो वही मैं करता रहा 2.5-3 साल तक। फिर और भी कुछ काम किया, घूमने का मौका मिला, लोग से आज भी मैं टच में हूँ। लोग अभी उतना बुरा लग रहा है, लोग का फोन आ रहा है कुछ कराइए हमारे, कैसे हम निकले। बट तो अभी भी टेंशन होता है। कई दोस्त मेरे मरे हैं, कलीग्स मेरे मरे हैं अफगानिस्तान में, जो तालिबान अटैक किए थे। हमारे छोटा सा होटल में जहाँ रहते थे, उसका मैनेजर मेडिकल स्टूडेंट था, बाहर कमरा में सो रहा था, बाहर आके एक कार बॉम्ब अटैक किया, 20 लोग मरे। वो बेचारा ओनली मेंबर पोटेंशियल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली डाइड। अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज अमेरिकन गर्ल, उस पर ब्रोमाइड फेंका गया, उसका पूरा बॉडी, तो उसके बाद आईसीयू में रही 1-2 महीना, बट पूरा एकदम पिघल गया बॉडी। तो आई हैव सीन हॉरिबल वायलेंस, आई हैव सीन हॉरिबल वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ तालिबान। तो आई हैव नो सिंपैथी फॉर द तालिबान। मगर ये वायलेंस सर आपने कब देखी है? ये वायलेंस 2006-9 में, इसलिए बता रहे हैं 2000 उस समय। अब लास्ट विजिट वाज 2019 में, 2018 में।
मैं जाते रहता हूँ, लोगों के टच में रहता हूँ। तो उस समय भी सरकार कम से कम 1/3 2006 की बात है, अफ़गानिस्तान में नहीं जा पा रही थी। बहुत डिस्ट्रिक्ट्स थे, कांधार से 20 किलोमीटर पंजवई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ता था क्योंकि रोड सेफ नहीं था। 20 किलोमीटर रोड सरकार सेफ्टी नहीं ला पा रही थी। तो लोग भूल जाते हैं, अभी जो देख रहे हैं ना कोलैप्स क्यों हो रहा है, काफ़ी हिस्ट्री है। ना जनता की सवाल है, भाई हमारे जैसे वो बहुत एस्पिरेशनल हैं और तभी मैंने कहा था कि अगले बार सिविल वॉर नहीं होने वाला है। कि अब के बच्चे जो हैं मोस्टली वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, वो जाना कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश का बहुत क्रेज है इंग्लिश सीखने का, कंप्यूटर्स मॉडर्न एज, अब आधा देश से ज्यादा स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, दे आर लिंक टू द वर्ल्ड, दे आर वेरी वेरी एस्पिरेशनल। और माता पिता के भारत जैसा है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा करे, उसका अच्छा करने के लिए पढ़ाई करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा त्याग मैं करूंगी। तो ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग वहाँ है। सर महिलाओं की Aspirational स्थिति है। में सुधार काफी आया था पिछले कुछ आया सालों था, काफी सुधार आया था, बट एक चीज मैंने नोटिस किया वहाँ उसके बावजूद सुधार के, हाँ महिला आने लगी बाहर, स्कूल्स में अटेंडेंस बहुत बढ़ गया, पूरा नहीं पहुंच पाया, काफी बढ़ गया, सरकारी दफ्तर में भी आने लगी, काम में टीचर्स काफी एक्सेट्रा बन गई। परंतु अफगान मेल को मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कहूंगा, वो तालिबान राज देख के बाद उनको लगा कि हाँ महिलाओं को हम अपने नियंत्रण में रखने सकते हैं। तो वो मेंटल फीलिंग पहले भी थी वो सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में, वो मेरे ख्याल से इसके बावजूद बढ़ गया। मैं उदाहरण देता हूँ, नॉर्थ में जिसको लिबरल माना जाता था, मज़ार शरीफ में, पूरे अफगानिस्तान में जब मैं था एक महिला गाड़ी चलाती थी, एक महिला केवल, वो महिला मज़ार शरीफ में थी, गाड़ी चलाती थी। तो मेरे एक मित्र ने बताया कि उसके अफगान मित्र ने, कलीग ने, हु वर्क्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अफगानिस्तान के बाहर रहा हुआ आदमी, वो कहता है एक दिन कि नो शी डिजर्व्स टू डाई, शी इज ड्राइविंग अ कार। अच्छा अब पता है क्यों? क्योंकि साइकिल हो, टू व्हीलर हो, गाड़ी हो, वो महिला को मोबिलिटी देती है। मोबिलिटी का मतलब है एजेंसी, आजादी। वो यहाँ से वहाँ जा सकती है, अपने आप काम कर सकती है, किसी और के पर निर्भर नहीं होगी। तो वो फियर कि औरत हमारे नियंत्रण के बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, वो फीलिंग आ गया था, लोगों में काफी घुस गया था। तो बड़ा पैराडॉक्सिकल था कि आप लोग के घर जाते थे जो बाहर रहे हुए हैं, हम लोग बाहर बैठते थे मेल्स के साथ, और हमारी फीमेल हमारी जो कलीग्स थी वो जाती थी महिला सेक्शन में। एक शादी की बात है बताता हूँ, तो वहाँ वेडिंग हॉल बहुत बड़ा होता है, शादी में बुलाते हैं वो 3000-4000 लोगों को। तो शादी में मैं गया, अच्छे मित्र के बेटे के शादी में, वो मित्र बाद में मिनिस्टर भी बन गए, पहले गवर्नर थे, मित्र गवर्नर बन गए। तो हमारे पूरे ग्रुप में एक महिला थी, फिलिपिनो लेडी 50 साल की, वो हमारे साथ थी। अब क्या किया जाए, वो बोले हम तो लेडीज में जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे। सो वी एस्कॉर्टेड हर टू आवर मेल सेक्शन। तो पूरा मेल क्राउड में एक महिला थी हमारे साथ बैठी, ऑफ कोर्स वेयरिंग वेरी कंजर्वेटिव क्लोथिंग, बट लोग को अजीब लगा कि देखो, क्योंकि ये तरह का जो है ना पर्दा सिस्टम जिस तरीके से, वो हम लोग के लिए, हम भी कंजर्वेटिव सोसाइटी के रिलेटिवली है, बट हमारा बहुत बदलाव आ गया। मैं 50-60 साल में जो मैं देखा हूँ, भारत बहुत बदल गया। वो समय वहाँ काफी दिक्कत थी महिलाओं में, नहीं बदला है अभी भी नहीं। वो जैसे मैं एक और बताते हैं, एक लास्ट एग्जांपल, लेडी हमारे साथ काम करती थी, जेंडर पे एक्टिविस्ट थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वेरी वेरी स्मार्ट गुड लेडी। तो छोटा बच्चा था, शी वाज नर्सिंग द चाइल्ड। तो रमजान आया तो शी वाज फास्टिंग। तो मैंने कहा भाई इस्लाम में तो अलाउड है आपको, आप फास्ट मत कीजिए, यू आर नर्सिंग मदर, आपकी बेटी को दूध पिला रही है, आप व्हाई आर यू फास्टिंग। तो शी टोल्ड मी, मिस्टर शक्ति, आई मे बी अ मुस्लिम बट आई एम अ पश्तून, तो दो माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, पूरी फैमिली और दोस्तों में वो हंगामा हो जाएगा अगर मैं रमजान में फास्ट ना करूं। जस्ट टू से इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी बाजार में महिला कभी नहीं दिखती थी, बाजार में एकदम महिला नहीं दिखती, तो उस समय भी लोग बोले महिला दिख नहीं रही, महिला कभी नहीं दिखती थी बाजार में। तो ये तो सब था, मानना पड़ेगा। तो तालिबान के उसमें जब तालिबान के नहीं था राज तब ये हालत थी, तो अब तो हम पता नहीं क्या क्या where are we heading to, we have no idea. No, very bad, because they are saying कि महिला को वो अधिकार देंगे जो इस्लाम में अलाउड है, उतना काम कर सकते हैं जो इस्लाम में अलाउड है। अब इस्लाम में क्या अलाउड है आप बताएंगे ना, उतने शरिया में कुछ नहीं, अपने मर्जी से इन्वेंट कर देंगे, अपने मर्जी से करेंगे, बहाना
जी। अब वो अनिल यादव वैसे तो आपका सवाल का जवाब सर दे चुके हैं। सर मैं आपसे एक आम भाषा में समझना चाहूंगा कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसका भारत और भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों पर तो मतलब लोगों पर नहीं, मुझे पर नहीं हाँ पता। टेररिस्ट अटैक हो सकती है, भारत पर जरूर हो सकती है, हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। we'll have to use our other methods to keep a track of these areas, क्योंकि पाकिस्तान हाँ। कहेगा हमें क्या पता है, तो अफगान से कोई आके आपको मार के चला गया, हमें तो कोई पूछा नहीं। ये जरूर हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होंगे। बट मेरा फिर अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट, अफगान के बारे में सोचिए, मेल्स, फीमेल्स, बच्चों, कोई ऑर्डर में आप कह दीजिए, बच्चे का नाम पहले लीजिए, महिला का नाम पहले लीजिए, उन पर क्या असर हो रही, उन पर क्या बीत रहा है, वो हम लोग के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत बड़ा देश है, होता है वायलेंस, हम मैनेज कर लेंगे, उनका क्या होगा, वो कहाँ जा पाएंगे, दैट इज द अल्टीमेट ट्रेजेडी। जी सर, सवाल तो इतने आ रहे हैं कि मुझे लगता है हम 2 घंटे तक बात करते रहेंगे। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी 1-2 मेरे ख्याल से ये, एक तो ये कि हम कितने अफगान नेशनल्स, क्योंकि कल जो एयरक्राफ्ट आया है उसमें भी कुछ अफगान नेशनल्स भी आए हैं। इसमें भी तो भारत को कुछ, इसमें भी तो भारत को कुछ वो तय करना होगा कि हम कितने अफगान्स को आने देंगे, वीजा देंगे, क्या करेंगे, क्या क्या पॉलिसी होगी हमारी? अभी तक 70 साल में हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स रेफ्यूजीज हैज नॉट बीन कि हम सबको अलाउ करते हैं। तिब्बती को हमने अलाउ किया था, और बांग्लादेश युद्ध में 1 करोड़ शरणार्थी आए थे बांग्लादेश, उनको अलाउ किया था। बाकी हर जगह लिमिटेड नंबर देते हैं। अफगानिस्तान में भी पहले जो हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, एंटी सोवियत जिहाद हुआ था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को तब भी नहीं दिया था वीजा, कम लोगों को दिया था। मेरे ख्याल से सिचुएशन बदल रही है। जिन लोग मानवीय कारण के चलते डेस्परेट है, मेरे ख्याल से कुछ हमको सोचना पड़ेगा। हम जरूर एक चीज कर रहे हैं, जो मुझे पता चला परसों, एक अफगान से जो वीजा मांग रहा था, ही सेइंग सर दे आर ओनली गिविंग फॉर मेडिकल रीजंस, यानी मेडिकल ग्राउंड पर कम से कम उसी बहाने, उसी के नाम पर, क्योंकि हमारे पास रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, हमने कभी नहीं बनाया है। हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज को भी नहीं साइन किए हैं, जबकि बनाने में हम लोग कहाँ था, हम कभी साइन नहीं किए हैं। साइन नहीं तो किया इसीलिए हमने। थोड़ा हमारे में पॉलिसी में ये शुरू से, ये सरकार की बात नहीं है, शुरू से हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे हैं रेफ्यूजीज लेने में। ठीक है, तो उसमें अगले 6 महीने में सर आप क्या हालात, यू नो, हाउ डू यू सी द वर्ल्ड चेंजिंग इफ वी से अराउंड अफगानिस्तान? ये मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि क्या हो रहा है, ज्यादातर हर दूसरा सवाल ये है कि भारत पर। सो आई थिंक, मुझे लगता है हिंदुस्तानियों को इस वक्त सर सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे लिए क्या होगा 6 महीने बाद, जैसे आपने कहा टेररिस्ट अटैक या कुछ वो डर। हाँ, बट उस पर एक ओवरऑल, हाँ, उस पर एक बात है, सॉरी, ओवरऑल दुनिया में क्या होगा ना, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ओवरऑल वर्ल्ड उसके ऊपर सिनेरियो एक, चेंज होगा क्या? हाँ जरूर होगा। क्विकली वन थिंग, जो भारत जो रोड बनाया है, डैम बनाया है, पार्लियामेंट बनाया, हम लोग बोलते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने वो अफगानिस्तान में बनाया है, अफगानों के लिए बनाया है, और अफगान जनता को आपने सौंपा है। डैम का नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। अब आपका डैम नहीं रहा, डैम उनका है, और डैम ऐसे भी वहीं रहेगा, रोड वहीं रहेगा, इमारतें वहीं रहेंगी, बिजली का लाइन जो उज्बेकिस्तान से लाया वहीं रहेगा। तो इसलिए हम समझे हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। प्लस उससे इतना अच्छा इम्पैक्ट अफगानिस्तान में पड़ा है भारत की एक्टिविटी से, they genuinely see India as a friend, genuinely see India as a friend, role model and a friend। इसीलिए आप मत घबराइए कि हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। बहुत लोग मेंशन करते हैं, उस तरह से बच कर रहना चाहिए। अब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी पाकिस्तान शॉट्स कॉल कर रहा है। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ का ग्रे लिस्ट पर है, तो उनका एक्सेस टू वर्ल्ड फाइनेंस, पर्टिकुलरली सस्ता ऋण जो उनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से मिल जाता है, उस पर अब प्रश्न चिन्ह आ गया है। तो पाकिस्तान इसलिए चाह रहा, आपसे कल से चाह रहा है कि एक रिस्पेक्टेबल फेस को आगे हम खड़ा कर दें, जलाली साहब को खड़ा कर दें, इसको कर दें, तालिबान थोड़ा पीछे हट जाए, तो दुनिया को हम दिखाएंगे वायलेंट टेक ओवर नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो बैक टू द 16th सेंचुरी, महिला के राइट्स को भी हम देख लेंगे, थोड़ा हमको फैटफ से छूट दे दीजिए। तो फैटफ का छूट देना या दबाव डालना बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान पर हम दबाव बरकरार रखें और बढ़ाएं, तो अफगानिस्तान का कंट्रोल सिचुएशन थोड़ा नियंत्रण में रहेगा, वहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान को छूट मिल गई और बोला अब तो छूट मिल गई है, अब सब कुछ अलाउ करते हैं, एंटी कैंप्स एंड टेररिस्ट कैंप्स अगेंस्ट इंडिया एक्सेट्रा, तब ज्यादा डेंजर हमको है। तो इसलिए विश्व किस तरीके से पाकिस्तान के खुराफातों को, पाकिस्तान के षड्यंत्र को समझ पाएगा,
जानते बहुत लोग हैं, कोई विश्वास नहीं करता है, कोई कहता नहीं पहले वाले बेवकूफ थे, वो पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पाए, हम पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे, वो बाद में बात मान जाएगा। और पाकिस्तान में हाँ साहब, आई मेड ए मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक, लेट्स वर्क टुगेदर, तो लोग खुश हो जाते हैं। देखो वो बोल रहा है मेड ए मिस्टेक, अब बदल गया, सुधर गया है। अभी तक तो सुधार का मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। और जैसे बताने का मौका मिले, मैं दूसरी किताब की बात कर रहा हूँ, तालिबान किताब है रशीद की, अहमद रशीद की, 25 साल पुरानी किताब है, फिर भी काफी किताब को रेकमेंड करेंगे स्मिता की काफी प्रसंग और भी है क्योंकि मेरे बगल में रखा हुआ था, क्योंकि मैं भी अफगानिस्तान लिख रहा हूँ, इसलिए ठीक मेरे बगल में किताब है। और बहुत अच्छी किताबें हैं, मैं भी कुछ लिखते रहता हूँ। कल सुबह हिंदुस्तान टाइम्स में शायद आप कुछ पढ़ पाएंगे, कल मैंने फेसबुक पे लंबा आर्टिकल अपना पोस्ट किया है, तो लिखते रहता हूँ। बट इसे वर्ल्ड किस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करे, वो डिसाइड करेगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और वो डिसाइड करेगा वर्ल्ड। तो अगर आप पाकिस्तान को अलाउ करेंगे छूट अभी, तो इसका बुरा असर ना केवल भारत और अफगानिस्तान पर होगा, बट मेरे ख्याल से बाकी जगह भी। उससे हमें बच के रहना है थोड़ा सा। इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी, मुझे लगता है इस वक्त हमारी सरकार, पीएमओ की तरफ से उसका पालन किया जा रहा है कि देखें क्या होता है। और संभलना दरअसल हमें पाकिस्तान से ही है, क्योंकि अफगानिस्तान के बहाने और बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी सर कुछ दिन बाद आप फिर हमसे जुड़े, जैसा मैंने स्मिता से भी कहा। एंड यू नो, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। मेरे इतने सारे डाउट्स आज क्लियर हुए हैं, सवाल अभी भी मन में बहुत सारे हैं, बट वील हैव यू अगेन वंस अगेन ऑन अ लाइव चैट, तो ताकि हम और धन्यवाद भाई, आराम से, बहुत आराम से बात करने का मौका मिला, और बिना वाद विवाद के। वाद विवाद में एनर्जी निकल जाता है और आदमी समझा नहीं पाता है, ना। और बात समझ में कुछ नहीं आती, जो सवाल है वो सवाल ही रह जाते हैं, लोग लड़ते रहते हैं। मेरा वो फोकस था कि हम एक बार पूरा समझ लें अच्छे से। एंड जिस तरह से रिएक्शन सर थैंक यू के आ रहे हैं ना, सो समझ में आ रहा है कि लोगों को बात जमी है, समझ में भी आई है। थैंक यू सो मच शक्ति सर, थैंक यू वेरी वेरी मच।